Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about IC analysis or immediate constituent analysis. We will try to find out what is it, what's its aim, and what are its features, and lastly, what are its limitations or demerits. So let's start our topic. So before moving towards the topic means IC analysis, let me discuss the one more most important thing before discussion the topic is that there is this category, this analysis means IC analysis is one of the theories, is considered one of the theories in syntactical analysis. So it is one of the theories in syntax. So and we will try to find out what is it. Now we will discuss um, what is IC analysis. IC analysis is basically a linguistic review that breaks down the longer phrases or sentences into constituent part or usually into single words. So it reviews the division of sentence into its ultimate units means constituents part which is named as words. So the division of word division of sentence into word is called as IC analysis or immediate constituent analysis. So what's its aim? As we have discussed earlier, this analysis belongs to syntactical analysis and it aims at finding ultimate unit means the units that we get at the end of the sentence means वो आखिरी कोने जो हमें ट्री डायग्राम में at the end में मिलते हैं उनको फाइंड आउट करना, वर्ड्स को फाइंड आउट करना किसी सेंटेंस में और फिर उनका आपस में रिलेशनशिप को देखना. दिस इज़ द फोकस ऑफ IC analysis. It's a structuralist tool for the syntactical analysis means here जो फोकस है ये जो IC एनालिसिस है बेसिकली ये सेंटेक्स से बिलोंग करता है. सेंटेक्स का थेरीज है, पहली थेरीज को कंसीडर कर सकते हैं एंड इट वाज गिवन बाय द ब्लूमफील्ड 1939 और जो कि फॉलोड बाय रॉलन वेल्स और जेलिग हैरिस, उन्होंने भी इसको बाद में फॉलोअप किया था. और ये एनालाइज करता है हर सेंटेंस हर अटरेंस को इनटू स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट जहाँ तक वो डिवीजन हो सके और उसके बाद द यूनिट एट द लास्ट लेवल आर नेम्ड एज अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट. अब यहाँ पर हम दो इसकी दो टर्म्स पढ़ने लगे हैं जो कि ब्लूमफील्ड ने अपने इस एनालिसिस में यूज़ किए हैं. एक जो है वो UC और दूसरी जो है वो IC. सो व्हाट आर द UC एंड व्हाट इज़ IC ये हम देखेंगे. UC क्या है? UC जो है वो अल्टीमेट स्ट्रक्चर हैं जो हमें एनालिसिस के बाद बिल्कुल आखिर में मिलते हैं. इसको हम अल्टीमेट कंस्टिट्यूएंट क्योंकि इसके बाद हमें कोई मज़ीद इसकी डिवीजन नहीं हो सकती. और UC एनालिसिस वो होगा, IC एनालिसिस वो होंगे जो हमें फर्स्ट स्टेज पर डिवीजन के बाद जो हमें फ्रेज़ मिल जाएगा लाइक NP और VP वाला जो फ्रेज़ होगा वो हम IC एनालिसिस में ICs में कंसीडर करेंगे. इसके अलावा एक और फीचर इसका ये भी कंसीडर किया जा सकता है कि IC एनालिसिस जो है वो वर्ड के एक किसी भी कोई भी मीनिंगलेस अटरेंस पर का एनालिसिस नहीं कर सकता बल्कि ये इस चीज़ पर फोकस करता है कि एक ख़ास जुमला जिसकी ख़ास स्पेसिफिक कोई सेंस या मीनिंग बन रहे हो उसका ये एनालिसिस करेगा और वो एक ख़ास ऑर्डर में हो. सो अगर हम कहें कि अवे पुअर जॉन रेन, this sentence doesn't make any sense or meaning. So for IC analysis it's important that sentence has particular order. जैसे कि poor John ran away means एक प्रॉपर उसका सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो और फिर उसमें कोई ना कोई स्ट्रक्चर हो जिसकी वजह से हमें पता लगे कि ये जो है वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के अंदर ये सेंटेंस को लिखा गया. एक और अहम इसका हिस्सा जो IC एनालिसिस में कंसीडर किया वो है ट्री डायग्राम. ट्री डायग्राम को दूसरे अल्फाज में फैमिली ट्री या फ्रेज मार्कर भी कहते हैं और ये बेसिकली है क्या, ये रीडर की एक लर्नर की मेंटल जो इसकी ग्रामर होती है सेंटेंस से रिलेटेड वो उसको डिपिक्ट करता है. सो द नोटेशंस दैट यूज टू डिस्क्राइब हाउ सेंटेंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन द मेंटल ग्रामर. सो दिस इज नेम्ड एज ट्री डायग्राम्स. तो ट्री डायग्राम के थ्रू क्या करता है एक लर्नर, एक रीडर जो है, एक लिंग्विस्ट जो है वो बेसिकली एक
स्टूडेंट ऑफ लिंग्विस्टिक्स जो है वो बेसिकली एक स्ट्रक्चर ड्रा करता है, जो कि वो एक सेंटेंस का ड्रा करता है अपने माइंड में, उसके माइंड में होता है, वो उसको अपने एक पेज पर उसको ड्रा करने की कोशिश करता है पेन के थ्रू। दिस इज़ नेम्ड एज ट्री डायग्राम। और इसमें एक मुख्तलिफ कैटेगरीज बताई जाती हैं कि ये वाले वर्ड जो है वो कौन सी कैटेगरी में होते हैं, और मुख्तलिफ आईसीज निकाले जाते हैं, और इसके थ्रू मुख्तलिफ यूसेज भी निकाले जाते हैं। सो एक ये ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है लेयर्स ऑफ यूनिट्स इन द सेंटेंस। जितने भी सेंटेंस में यूनिट्स है ना, उसकी एक डिस्प्ले होता है ट्री डायग्राम्स के थ्रू। सो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेंटल ग्रामर इज नेम्ड एज ट्री डायग्राम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नोड एंड ब्रांचेस। नोड एंड ब्रांचेस बेसिकली इसी का ही पार्ट है, ट्री डायग्राम का ही सब पॉइंट्स में हम इसको कंसीडर करेंगे। नोड क्या है इसको समझेंगे, इसकी कुछ टाइप्स देखेंगे, और लास्टली देखेंगे ब्रांचेस किसको कहा जाता है ट्री डायग्राम से। सो ये ट्री डायग्राम से रिलेटेड है। ट्री डायग्राम्स की में वो कैटेगरीज जो कि हमें एक सिंटैक्टिकल कैटेगरी जिसको हम कह सकते हैं, वो पॉइंट जहाँ पर चीज़ें डिवाइड हो रही हों, उस पॉइंट को हम कहेंगे नोड। मतलब ये पॉइंट है जहाँ से दो ब्रांचेस निकल रही हैं। और इसके बाद हम इसको मज़ीद कैटेगराइज कर सकते हैं टर्मिनल नोड में और नॉन टर्मिनल नोड में। टर्मिनल नोड क्या होते हैं? टर्मिनल नोड वो होते हैं जो फर्दर किसी और चीज़ में डिवाइड नहीं हो रहे होते, मतलब वो ही एंड होते हैं, जिसको हम सादा अल्फाज में आखिरी कोने भी कह सकते हैं। और इसके अलावा नॉन टर्मिनल वो होंगे जो कि मज़ीद जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड हो रहे होते हैं, वो एंड नहीं होते। और लास्टली ब्रांचेस मतलब लाइंस जो कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लोअर पॉइंट तक जा रही होती हैं, उनको हम सिंपली ब्रांचेस कह सकते हैं। सो अगर हम इसको डायग्राम के थ्रू इसको डिपिक्शन दें, तो ये वाला पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहाँ से दो कैटेगरीज निकल रही हैं, इसको हम कहेंगे नोड। सो ये नोड है। और अगर हम कहें कि ये कौन से वाला नोड, अगर हम इसकी कैटेगरी देखना चाहें कि ये टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है, जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया कि वो पॉइंट वो नोड्स जो कि फर्दर किसी कैटेगरी में डिवाइड हो जाए, उनको हम नॉन टर्मिनल कहते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ नॉन टर्मिनल नोड। और इसी तरह अगर वी ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट्स दिस नोड एंड व्हाट्स द कैटेगरी ऑफ दिस नोड, this is the category of the node which is further divided into subcategories. So that's why this is again example of non-terminal node, and this is also an example of non-terminal node, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड हो रहा है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट की बात करें कि जहाँ से फर्दर कोई डिवीजन नहीं हो रही, राइट, here there is no further division, so that's why this point means जो आखिरी वाला पॉइंट है किसी भी डायग्राम का, उसको हम कहेंगे कि ये है नॉन टर्मिनल नोड, सॉरी टर्मिनल नोड, कि इससे फर्दर कोई मज़ीद कोई कैटेगरी नहीं निकल रही। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोड्स और इसके ब्रांचेस के बारे में। और अगर हम ब्रांचेस के देखें तो ये सारी लाइन जो हमें एक पॉइंट से मतलब पेरेंट से मज़ीद जो उनकी फर्दर कैटेगरीज होती हैं उसमें डिवीजन के लिए हमें यूज़ करते हैं लाइंस को। दीज आर नेम्ड एज ब्रांचेस। So now we are going to discuss some examples of it. Means IC एनालिसिस किस तरह से ट्री डायग्राम्स पर फोकस करता है, किस तरह से हम एक जुमले को एक ट्री डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ब्लूमफील्ड ने कहा था कि हर जुमले को हम किस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। हर जुमले दो हिस्सों में डिवाइड होता है, एक होता है उसका हिस्सा NP, जिसको दूसरे अल्फाज में नाउन फ्रेज कह सकते हैं, और दूसरा जो है VP, ये इसको हम कहेंगे वर्ब फ्रेज। सो NP और VP फर्स्ट जो है इसकी डिवीजन है। अगर हम इसकी कैटेगरी देखें कि जो फर्स्ट डिवीजन पर जो हमें यूनिट मिलते हैं मींस NP और VP, जो कि एक सेंटेंस की फर्स्ट डिवीजन है, ये फर्स्ट डिवीजन जो है इसको हम दूसरे अल्फाज में जो भी हमने पहले डिस्कस टर्म किए हैं, इससे हम इसको IC कह सकते हैं। IC मींस इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। सो ये इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो फॉरन डिवीजन के थ्रू हमें मिले हैं। ये यूनिट्स जो हैं ये बेसिकली फ्रेजेस हैं। द बिग डॉग चेज द कैट। सो दीज टू डिफरेंट फ्रेजेस आर नेम्ड एज ICs ऑफ अ पर्टिकुलर सेंटेंस। और अगर इसी तरह हम इसको मज़ीद कैटेगराइज कर लें तो हम उसमें देखेंगे कि द जो है वो आर्टिकल है, बिग जो है वो एडजेक्टिव है, डॉग जो है वो नाउन है। सो हम इसको फर्दर कैटेगराइज भी इसी तरह से कर सकते हैं, मतलब ये NP में कंसीडर होगा। और इस तरह से NP में सब्जेक्ट वाला पार्ट होता है और VP में वो सारा पार्ट जो कि सब वर्ब और वर्ब के बाद आ रहा होता है। सो क्या है ये पार्ट?
चेज द कैट हेयर, चेज जो है वो वर्ब है, इसलिए इसको एक कैटेगरी इसी वर्ब फ्रेज में रखा है, और द जो है वो आर्टिकल है जिसको हमने मजीद एनपी के थ्रू बताया है कि ये नाउन फ्रेज है। द कैट जो है वो यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ हुआ है, लेकिन हम इसको एनपी में ही रखेंगे, ये वाले एनपी से अलग ही रखेंगे। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री डायग्राम जो कि ब्लूमफील्ड ने भी कंसेप्ट दिया था। इसकी मज़ीद एक बहुत इजी एग्जांपल देख लेते हैं, जिस तरह द डॉग एट द बॉन। हेयर द डॉग जो है वो सब्जेक्ट वाला पार्ट है, इसलिए हमने इसको एनपी में रखा है, और इसी तरह एट द बॉन ये जो है हम इसको वर्ब फ्रेज में रखेंगे, क्योंकि द बॉन जो है वो नाउन फ्रेज है, ये फर्दर कैटेगराइज होकर हम इसको इस तरह से डिपिक्ट कर सकते हैं। सो एक और अहम चीज़ कि जो हर हर उसमें ट्री डायग्राम में यू नीड टू कीप इन माइंड कि सेंटेंस जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ आता है। नो डाउट कि जब हम लिख रहे होते हैं, कोई भी सेंटेंस बना रहे होते हैं, उसके सिंटैक्टिकल एनालिसिस कर रहे होते हैं, तो हम सेंटेंस जो है वो नीचे से ही शुरू करते हैं, लेकिन इसकी जो सारी कैटेगराइजेशन है, इसको सब ने इकट्ठा जो होना है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज़ वन थिंग दैट वी कीप इन योर माइंड कि सेंटेंस हमेशा ऊपर की तरफ आएगा। फर्स्ट जो पार्ट होगा वो उसका सेंटेंस होगा, और लास्ट में इसकी यूसीज होंगे, मतलब अल्टीमेट यूनिट्स जो कि हमें एंड में मिलते हैं। द गर्ल सा डॉग, अगेन द गर्ल जो है वो एनपी में होगा, और सा जो है वो वर्ब है, और उसके बाद आर डॉग जो है वो एक एनपी है, मतलब एक नाउन फ्रेज है जो कि हमने आर्टिकल और नाउन के थ्रू हम इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल्स, मज़ीद एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। द शेफ़, मतलब वर्ड्स डिफरेंट हो रहे हैं, एग्जाम्पल सेम है। द शेफ़ कुक द सूप, कुक्स द सूप, हेयर अगेन एनपी जो है द शेफ़ है, कुक्स द सूप जो है वो वीपी में आ जाएगा। सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ट्री डायग्राम। मज़ीद देख लें, हैप्पी लिंग्विस्ट जो है वो अगेन एनपी में आएगा, और मेक आर प्रोग्राम, मेक अ डायग्राम अगेन वो एनपी में आएगा। सो इतनी सारी एग्जांपल्स के थ्रू बात करने का ये मकसद था कि सारी डायग्राम्स जो हैं वो ट्री डायग्राम कंसीडर होती हैं, और इनमें स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन हर सेंटेंस में सेम ही होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस limitation of IC analysis given by Bloomfield. First of all, it cannot analyze discontinuous constituents. For example, she is taller than her sister. In this sentence, the sequence ER then cannot be covered by IC analysis. So this is the demerit or the limitation of IC analysis, कि इस तरह के जुमले जिसमें कोई कंपैरेटिव डिग्री यूज़ की हुई, लाइक टॉलर देन, आईसी में कोई इसका कोई ख़ास कैटेगरी को डिफ़ाइन करने के लिए कोई वर्ड नहीं है, कोई कैटेगरी नहीं है। सो मॉर्फीम के लेवल पर जो जो जितनी एक डिस्टिंक्टिंग उसमें क्वालिटी आती है वो उसको कवर नहीं कर सकता। सो मॉर्फीम्स की हद तक डेंगे नहीं जाता, सिर्फ ये वर्ड की हद तक रहता है। सो दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ आईसी एनालिसिस। इसके अलावा कुछ और भी लिमिटेशन जिसको हम एनालाइज कर सकते हैं वो ये कि प्रॉब्लम ऑफ मल्टीपल आईसीज। अगर नाउन में बहुत सारे नाउन यूज़ किए जाएं, लाइक जिस तरह हम अक्सर कह देते हैं इंटेलिजेंट, स्मार्ट, स्मार्टली बॉय, मतलब एक ही शख्स को मुख्तलिफ क्वालिटी से रेफ़र करते हैं। सो इससे भी हम ये एक कन्फ्यूजन है आईसी एनालिसिस में, ये अभी भी क्लियर नहीं है कि वो कौन सी कैटेगरी में इंक्लूड करेंगे। लाइक इतने सारे क्या एनपी होंगे, इतने सारे क्या एडजेक्टिव्स होंगे एक जुमले में। सो ये इसका डिमेरिट है कि इसको ये कवर नहीं करता, और सेकेंडली ये भी नहीं बताता कि अगर कवर भी कर लिया जाए तो ये नहीं बताएगा कि विच वन इज़ मोर प्रेफर्ड इन स्पीकर्स माइंड। नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑफ अंडरस्टूड एलिमेंट, लाइक अगर कोई एक बंदा रेफ़र करके कह रहा है जस्ट पास द साल्ट, हियर यहाँ पर एनपी का है ही नहीं सिरे से, जस्ट पास द साल्ट जो कि जस्ट जो है वो वीपी में कंसीडर होगा, जो कि यहाँ पर एक इशू है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा एनपी और वीपी में चीज़ें कैटेगराइज होंगी तभी एक प्रॉपर सेंटेंस का सेंटेंस बनेगा। देन प्रॉब्लम ऑफ एम्बेडिंग मीन्स अगर कोई जैसे एक सेंटेंस में मज़ीद एक स्मॉल क्लॉज ऐड कर दी जाए, लाइक द बॉय हु वन द
प्राइस इज़ माई कज़न। सो यहाँ पर ये जो हु विन द प्राइस, ये वाली जो क्लॉज ऐड की गई है खुद से, इसको कौन डिफ़ाइन करेगा ये आईसी एनालिसिस में नहीं बताया गया। मतलब इसकी कौन सी कैटेगरी है, ये एनपी में जाएगा, वीपी में जाएगा, या कोई इसकी अलग से कैटेगरी होगी, आईसी इसको कवर नहीं करता। एंड लास्टली प्रॉब्लम ऑफ कंजॉइनिंग, मतलब डू यू लाइक बियर, ब्रांडी और रम। यहाँ पर मतलब बहुत सारे अगर एंड और करके कोई किसी चीज़ का एडिशन होगा तो उसको किस तरह से कवर किया जाएगा। सो आईसीए इसका नहीं कुछ भी हमें बताता। सो दीज आर ऑल द डीमेरिट्स, जिसको बाद में फ्रीज स्ट्रक्चर ग्रामर, जो कि नॉम चॉम्स्की का कंसेप्ट था, उन्होंने भी किसी हद तक कवर किया था। दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम पीएस एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।